अच्छा, तो हम लोगों ने जो है साइज़ एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना उन्हें हमें यहाँ पे हाई यील्ड टर्म्स उन्होंने बताई हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये आप एक दफ़ा रीड कीजिएगा, इंतहाई आसान है, कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। जो मेन करने वाला है वो मैं आपको बता दूँगी, और जो मेन फोकस है ना हमारा वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर 1 में इंतहाई बेसिक चीज़ें हैं, तो रीड करने वाली आप प्लीज़ खुद रीड कर लीजिएगा। जो समझाने वाली मैं आपको समझा दूँगी। चैप्टर 2 से हम इंशाल्लाह बाकायदा पूरा डिटेल से हर एक चीज़ को लेके चलेंगे। तो ये बहुत आसान टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द मतलब जो इनमें से हैं वो आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, बस एक दफ़ा रीड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। इस नेक्स्ट पेज में भी ऊपर की तरफ जो है ना इन्होंने हमें क्या कहते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का बताया हुआ है। अच्छा, ये समझने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास उन्होंने प्लेसिबो का बताया हुआ है। अब प्लेसिबो क्या चीज़ होती है? प्लेसिबो हमारे पास एक ऐसी डमी ड्रग होती है। लेट्स से कि मेरे पास एक ड्रग है विच इज़ ब्रूफिन, ठीक है। अब उसका कलर ऑरेंजिश येलोइश सा कलर है, ठीक है। अब जो है मैं अगर ऐसी ड्रग बनाऊँ जिसका कलर बिल्कुल ब्रोफिन जैसा हो, उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ब्रोफिन जैसे हो, उसका टेस्ट बिल्कुल ब्रोफिन जैसा हो, मतलब अगर मेरे पास डमी ड्रग और मेरे पास ब्रोफिन पड़ी हो ना, तो मैं देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकूँ, मैं मतलब डिस्टिंग्विश ना कर सकूँ कि ओरिजिनल ड्रग ओरिजिनल ब्रोफिन कौन सी है और जो डमी ड्रग है वो कौन सी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसिबो। लेकिन आपने ये बात लाजमी याद रखनी कि जो प्लेसिबो है उसके अंदर वो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता जो एक मतलब ओरिजिनल ड्रग में होता है, ठीक है। ये हम लोग ना डिफरेंट टेस्ट वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्लेसिबो हमारे पास एक ऐसी डमी ड्रग है जो एक ओरिजिनल ड्रग की तरह एग्जैक्टली दिखने में हर तरह से उसकी तरह होती है, बट उसके अंदर वो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता जो एक ओरिजिनल ड्रग में होता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ना कुछ टर्मिनोलॉजीज उन्होंने बताई हैं, सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये आगे जाके हम लोग करेंगे जब हम लोग जो है ना ड्रग डेवलपमेंट एंड क्या कहते हैं रेगुलेशन करेंगे, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी हम लोग जो है ना बाकी चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक करना है दैट इज़ बेसिकली द रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर एंड इनर बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। अब हम लोग जो है इनको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक रिसेप्टर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट साइट्स आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे जो है आपको 4 तरह की ड्रग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं रिसेप्टर के साथ और किस तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे उन्होंने शो कराया हुआ है हमें डोज रिस्पॉन्स कर्व के अंदर, ठीक है। अब डोज रिस्पॉन्स कर्व को भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, हम हर एक चीज़ को डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट ये बेसिक एक आप कह लो कि प्रिंसिपल्स का चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीज़ें करनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि एगोनिस्ट, सबसे पहले उन्होंने आपको जो है ना ए पे दिखाया हुआ है ड्रग विच इज़ एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट मीन्स कि ये ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये क्या करता है कि इसी स्पेसिफिक साइट के लिए जहाँ पे एगोनिस्ट ने बाइंड होना था ये वाला इसको उसके लिए कॉम्पीट करता है, ठीक है, और इसकी ओवरऑल इफेक्टिविटी को कम कर देता है। कैसे कर देता है वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। देन आपके पास आता है एलोस्टेटिक एक्टिवेटर एंड एलोस्टेरिक इनहिबिटर। अब जहाँ पे एलोस्टेरिक का वर्ड आ जाए ना दैट मीन्स कि इन दोनों ने हमारे पास जो है ना एक्ट करना है अदर देन द एक्टिव साइट। ये आपके पास एक्टिव साइट थी, ठीक है, इससे अलग इन्होंने कहीं और जाके एक्ट करना है। जैसे देखें एक्टिवेटर यहाँ पे बाइंड करेगा, इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड करेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं जब एगोनिस्ट बाइंड करता है तो क्या होता है। जब एगोनिस्ट बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ तो हमारे पास एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ब्लैक लाइन से शो हुई है विच इज़ ए अलोन, ठीक है। अगर एगोनिस्ट जो है वो अपने एक्टिव साइड पर आके लग जाए और साथ साथ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी लग जाए तो अब रिस्पॉन्स जो है बहुत हाई, बहुत अच्छा प्रोड्यूस होगा। अब आप देख सकते हो कितनी हाइट पे चला गया कर्व, ठीक है। तो दिस इज़ A+C, ठीक है। अब अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाए इन एडिशन टू द एगोनिस्ट तो क्या होगा कि ये इस एक्टिव साइट के लिए जो है एगोनिस्ट से कम्पीट करेगा और जो हमारे पास ओवरऑल एक्टिविटी होती है वो हमारे पास कम हो जाएगी, जैसे कि आप इस कर्व में देख सकते हो विच इज़ A+B कर्व, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इनहिबिटर आ गया। लेकिन इसके मज़े की बात, एक अच्छी बात यह है कि आप जो है ना इसकी इनहिबिशन को ओवरकम कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है, तभी कर्व मज़ीद ऊपर जा सकता है। देन आ जाता है आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलोस्टेरिक इनहिबिटर। अब इस एलोस्टेरिक इनहिबिटर ने इस एक्टिव साइड के लिए तो कॉम्पीट नहीं करना, ठीक है, इसने अदर देन द एक्टिव साइड जाके लगना है, लेकिन इसने क्या करना है जो ओवरऑल एक्टिविटी होगी ना रिसेप्टर की, जो रिसेप्टर के थ्रू हमारे पास एक प्रोड्यूस हो रहा था इफेक्ट, उस इफेक्ट को इसने जो है ना कम कर देना है। अब लेट्स से कि एगोनिस्ट जो है अपनी नॉर्मल एक्टिव साइड पर लग गया, लेकिन ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी जो है अपने इस वाली साइड पर लग गया है, तो क्या होगा कि ओवरऑल जो इफेक्टिविटी थी जो कि जब एगोनिस्ट अकेला लगा था तो जितना प्रोड्यूस हो रहा था अब उससे कम हो जाएगी। जैसे देखें ना जब एगोनिस्ट अकेला था तो इतना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो है वो भी आके इसके साथ बाइंड हो गया और ओवरऑल एक्टिविटी हमारे पास कम होगी, जो आप इस वाले ग्राफ में देख सकते हो विच इज़ A+D। तो ये आपको जो है ना रिसेप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रिसेप्टर एंड इनर्ट बाइंडिंग साइट्स क्या होती हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास रिसेप्टर साइट्स और जो इनर्ट बाइंडिंग साइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अच्छा, रिसेप्टर साइट तो सिंपली क्या होता है कि आपके पास देखें ये रिसेप्टर है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ड्रग ने आके नॉर्मली जो बाइंड कर जाना होता है और एक्शन प्रोड्यूस कर देना होता है, उसको हम लोग रिसेप्टर साइट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ड्रग का वो एरिया रिसेप्टर का वो एरिया था जहाँ पे ड्रग बाइंड हुआ और हमारे पास एक डिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे या जिस साइट पे ड्रग ने लगा और उसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो उस साइट को हम कहेंगे कि वो रिसेप्टर साइट थी या रिकग्निशन साइट थी, कि दैट मीन्स कि ड्रग लगी है और ना सिर्फ ये कि उसके साथ वो बाउंड हुई है बल्कि उसने इफेक्ट भी प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये होती है हमारे पास रिसेप्टर साइट्स या फिर रिकग्निशन साइट्स। अब जो है इनर्ट बाइंडिंग साइट्स क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अब इनर्ट बाइंडिंग साइट्स में ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेट्स से कि प्लाज्मा, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आप ड्रग लेते हो ना, तो आपके कुछ जो ड्रग है ना वो आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाती है बॉडी में, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स नहीं होती। ड्रग्स जो हैं उनके साथ बाइंड करेंगे लेकिन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी। अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे जो है ना लेट्स से कि मैंने एक साइड पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा बनाया है, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने प्लाज्मा के साथ उसके अंदर एल्ब्यूमिन भी मौजूद है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। 1 2 3 4, लेट्स से ये एल्ब्यूमिन है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा है, इसमें प्लाज्मा के साथ एल्ब्यूमिन भी है। अब जो है अगर मैं दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर ड्रग्स को ऐड करूँ, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर जो है ना ड्रग ऐड कर दिया ये। अब जब मैं यहाँ पर ड्रग ऐड करती हूँ ना, तो कुछ ड्रग जो है ना वो क्या करती है, इस एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में, फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन, वो इस साइड पे ज़्यादा है या इस साइड पे ज़्यादा है? तो वो ऑब्वियसली इस साइड पर ज़्यादा है, इस साइड पे कम है। क्यों? क्योंकि आधी ड्रग जो है वो तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो गई है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर लेट्स से कि एक सेल मैंने यहाँ पे बना दिया और एक सेल मैंने यहाँ पे बना दिया, आप मुझे बताएं डिफ्यूजन ज़्यादा अच्छी यहाँ पे होगी या फिर ज़्यादा अच्छी यहाँ पे होगी? कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मॉलिक्यूल्स ड्रग के ज़्यादा हैं, वहाँ पे ड्रग के मॉलिक्यूल्स कम है। हमने हमेशा उनकी बात करनी होती है जो कि फ्री फॉर्म में होते हैं, जो कि आगे जाके डिफ्यूज़ कर सकें। अब जो आपके पास एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड हुए हैं वो तो किसी सूरत डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को देखना है जो फ्री फॉर्म में। तो ऑब्वियसली इस वाली साइड पे हमारे पास जो है ड्रग ज़्यादा है ड्रग, तो वो इजीली हमारे पास जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ्यूज़ हो जाएगी सेल्स के अंदर, एज़ कम्पेयर टू दिस साइड जहाँ पे ड्रग की कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कम है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब इस प्लाज्मा के अंदर जो एल्ब्यूमिन थे ना, इन्होंने हमारे पास इनर्ट बाइंडिंग साइट्स के तौर पे एक्ट किया था, और आपने याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ ये फिनोमिनन चल रहा होता है वहाँ पे आपके पास जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो बफर हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने समझना है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का, कि ड्रग कैसे डेवलप होती हैं और कैसे वो मार्केट में आती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हमने जो है बीच में फार्माकोकाइनेटिक वाला वो पोर्शन स्किप कर लिया है, जिसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम बात करते हैं ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन की। अब आपने इसके अंदर एक चीज़ याद रखना है कि आपके पास एक इदारा होता है जो कि यूएस में है, दैट इज़ FDA, ठीक है, दैट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ऐसी आपके पास गवर्नमेंटल एजेंसी है कि इसके अप्रूवल के बगैर जो है आप ड्रग मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसे नहीं होता है कि ड्रग एकदम से बन के मार्केट में आ जाती है कि अच्छा हमने एक ड्रग बनाई है, उसके अंदर हम लोगों ने ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऐड किए हैं, तो भाई अब इसको जो है ना आप मतलब ह्यूमंस पे यूज़ कर सकते हो इजीली। ऐसा नहीं होता, बहुत इसके पीछे मतलब काफ़ी टाइम का प्रोसेस चल के आ रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है एनिमल टेस्टिंग होती है, बेचारे एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है सबसे पहले इसको, ठीक है। अगर वहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है तो हम इसको फर्दर जो है ना तब जाके ह्यूमंस पे जो है ना टेस्ट कर रहे होते हैं। अभी हमने इसको जो है क्लिनिकल यूज़ के लिए नहीं इसको सिलेक्ट किया, अभी स्टिल हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस पे टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स का, ठीक है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी भी उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो तब जाके उसके बाद जो है ना, अच्छा क्लिनिकल ट्रायल्स में आपके पास जो है ना फ़ेज़ 1 होता है, फ़ेज़ 2 होता है, फ़ेज़ 3 होता है। अगर ये तीनों फेजेस कामयाब हो जाएँ उसके बाद जाके जो है ना FDA इसको अप्रूव करता है, और उसके बाद भी एक फ़ेज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड द फ़ेज़ 4, ठीक है। तो इन तमाम मरहलात आप कह सकते हो जिनसे गुजरने के बाद एक ड्रग जो है फिर मार्केट में लॉन्च होती है और बाकायदा उसको क्लिनिकल यूज़ के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनिमल टेस्टिंग के बाद, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स की जो ह्यूमंस पे होते हैं, ठीक है। एनिमल टेस्टिंग के अंदर जो है ना आपने 3 तरह की चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, एनिमल टेस्टिंग। अब इसके अंदर जो है आपने जो है 3 तरह की चीज़ें देखनी होती हैं। आपने सबसे पहले देखना होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी को, ठीक है, उसके बाद जो है आपने देखना होता है जी सब एक्यूट, एंड देन आपने देखना होता है जी क्रॉनिक टॉक्सिसिटी को। अब जो है ये मैं बताना क्या चाह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ऐसे जल्दी जल्दी लिखती हूँ इतनी गंदी राइटिंग होती है मुझसे, देखें। अच्छा खैर, अच्छा एक्यूट टॉक्सिसिटी की हम लोग बात करते हैं। जो ये वाला
है ना, इसको हम लोग चेक करते हैं तमाम न्यू ड्रग्स के लिए, ठीक है। जो हम लोग नई ड्रग लॉन्च करना चाह रहे हैं उन तमाम ड्रग्स के लिए हम लोग एक्यूट टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, फिर मैं बताती हूँ। इस बात का मतलब ये है कि लेट्स से कि मैंने एक ड्रग लॉन्च करनी है और मुझे नहीं पता कि वो किस डोज पे जाके मुझे टॉक्सिक इफेक्ट देगी, ठीक है। पहले मैंने 10 mg दिया, मुझे कोई ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट नहीं मिला। फिर मैंने 20 mg कर दिया, मुझे नहीं मिला। अब करते 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 मैं जो है ना 50 तक पहुँच गई हूँ, 50 mg तक, ठीक है। अब 50 mg पे जाके लेट्स से कि मुझे जो है टॉक्सिक इफेक्ट मिल गया, तो मुझे ये आइडिया हो गया कि जो मैं ड्रग लॉन्च करने जा रही हूँ वो मुझे 50 mg पे जाके जो है ना टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी अपनी तरफ से, ठीक है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी जो है ना हम तमाम ड्रग्स के लिए चेक करते हैं कि किस डोज पे जाके वो हमें लीथल इफेक्ट दे रही है, ठीक है। और जो है ना हम लोग एक्यूट टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए ना 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर हम लोग जो है ना ये टेस्ट करवा रहे होते हैं, ट्रायल्स करा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी की। अब सब एक्यूट जो है ना ये दोनों जो क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज मैंने बोली हैं, ये हम लोग जो है ना उन ड्रग्स के लिए करते हैं जिन ड्रग्स को हम लोगों ने लॉन्ग टर्म यूज़ करवाना होता है, ठीक है। एक्यूट में तो हम लोग हर तरह की ड्रग के लिए टेस्ट करेंगे ना, लेकिन जो सब एक्यूट है और जो क्रॉनिक है हम उन ड्रग्स के लिए करेंगे जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म देना है, क्रॉनिक यूज़ करवाना है। लेट्स से कि अगर हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम दे रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म बीमारी चलती आ रही है, तो उनका इफेक्ट भी थोड़ा लॉन्ग टर्म क्रॉनिकली यूज़ करना पड़ता है ना, तो उनके लिए हम इन दो चीज़ों को चेक करते हैं। सब एक्यूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं वो 2 to 4 वीक्स का करवाते हैं, और अगेन हम लोग जो है ना 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर ही करवा रहे होते हैं। जबकि जो आपके पास क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होती है ये ज़्यादा लंबा अरसा होता है, तो इसमें जो है ना आप 6 से 24 मंथ तक जो है ना टेस्ट कंडक्ट करवाते हो एनिमल्स पे, और इसमें भी आप लोग जो है ना ठीक है, इसमें भी जो है ना आप 2 स्पीशीज़ में टेस्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी एनिमल टेस्टिंग की बात। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स की जो है ना हम लोग एनिमल टेस्टिंग करवाते हैं। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ एनिमल टेस्ट में हमारे पास हमने 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल की बात करते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये लेट्स से कि मैंने जो है ना एक डिस्क्रिप्शन बना दिया है, मैं FDA को भेजूंगी, मैं उनको बताऊंगी, इसमें मैंने लिखा होगा कि जो मैंने ड्रग बनाई है उसका CVS पे क्या इफेक्ट है, वो हार्ट बीट को ज़्यादा तो नहीं करी या कम तो नहीं करी, उसका CNS पे क्या इफेक्ट है, उसका मेरे एंडोक्राइन फंक्शंस पे क्या इफेक्ट है, मेरी किडनीज़ पे क्या इफेक्ट है, यानी मेरी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उस पर उस ड्रग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, वो मैं एक डिस्क्रिप्शन बना के जो है FDA को दिखाऊंगी। वो मेरी फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल कहलाएगी, ठीक है। एक तो आपको इसका पता होना चाहिए। सेकंड में जो आपके पास आ जाती है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। अब रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है, नाम से आपको आइडिया हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग मैं बनाने जा रही हूँ, जब मैं आगे जाके ये लेट्स से कि मैं अभी तो मैं एनिमल्स पे ट्रायल कर रही हूँ ना, आगे जाके जब मैं ह्यूमंस पे दूंगी तो क्या उनकी फर्टिलिटी में कोई चेंज आएगा, इसको मैं टेस्ट करूँगी पहले एनिमल्स पे, ठीक है। मैं एनिमल्स को दूंगी और मैं देखूँगी कि जो एनिमल्स हैं उनकी फर्टिलिटी में या उनके जो आगे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी या कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही, वो मैं टेस्ट करूँगी इस रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी के थ्रू, ठीक है। इसमें जो है मैं 2 चीज़ें टेस्ट करूँगी। एक तो जो मैं इसके अंदर टेस्ट करूँगी वो होगा जी टेराटोजेनेसिस, ठीक है, कि जो हमारे पास आगे पैदा होने वाले बेबीज़ हैं उनके अंदर क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं। लेकिन आपने याद रखना है जब भी आप टेराटोजेनेसिस या टेराटोजेंस की बात करते हो ना, इसमें आपका जीन्स या आपका जो जेनेटिक मेकअप है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है मैं इसमें चेक करूँगी म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। अब इसमें जो है मेरे जीन्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, यानी कि जो मैंने ड्रग दिया है उसने मेरे जीन्स के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशंस कॉज कर दी है कि आगे जाके जो फीटस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एबनॉर्मल हैं या उनके अंदर कोई एनॉमली वगैरह आ रही है, ठीक है। अब पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने टेराटोजेनेसिस को कैसे चेक करना है, फिर हम देखते हैं कि हम लोगों ने म्यूटाजेनेसिस को कैसे चेक करना है। टेराटोजेनेसिस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना ड्रग देते हैं क्या कहते हैं फीमेल एनिमल्स को उनकी अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी का क्या मतलब है, उसका क्या फ़ायदा है, देखें लेट प्रेगनेंसी में हम लोगों ने क्यों नहीं दिया, हम लोगों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, अगर हम लोग उस टाइम पे वो ड्रग दे देंगे तो अगर उसने ऑर्गन्स के अंदर कोई डिफॉर्मिटी कॉज कर दी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हम लोग अभी ड्रग देने जा रहे हैं इसने कोई ना कोई आगे जाके डेवलपमेंटल एनोमली कॉज करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फीमेल एनिमल्स के अंदर उनकी अर्ली प्रेगनेंसी में हम लोग ये ड्रग दे देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि आगे जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स पैदा होने वाले उनके अंदर क्या एनॉमलीज़ हैं। अगर कोई एनॉमली आ जाती है, कोई टेराटोजेनेसिस प्रोड्यूस हो जाती है तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे ड्रग के अंदर ये मतलब ख़राबी है, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हम लोगों ने चीज़ इसके अंदर देखनी है वो होगी म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ जो बुक में उन्होंने मैंशन की हुई है। उन्होंने बोला है कि 2015 से पहले FDA ने जो है ना हमें एक क्या कहते हैं स्केल बना के दिया था, ABCD
DX के नाम से, ठीक है, जिसमें उन्होंने ABCDX के अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, मतलब उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था कि अगर लेट्स सपोज मतलब डाउन द ग्रुप जब आप मतलब नीचे नीचे जब आप जाते हो ना तो एबनॉर्मलिटीज़ बढ़ती जा रही थी फीटस के अंदर, ठीक है। ये उन्होंने स्केल बनाया हुआ था, बट इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया, दैट इज़ नॉन एज PLLR, दैट इज़ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन लेबलिंग रूल, ठीक है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपने याद रखना है कि हम लोगों ने टेराटोजेनेसिस को कैसे चेक करना है एंड म्यूटाजेनेसिस को कैसे चेक करना है। अब म्यूटाजेनेसिस को हम लोग जब चेक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग 2 टेस्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है जी हमारे पास एम्स टेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास डोमिनेंट लीथल टेस्ट, ठीक है। मैं बस ऐसे लिख रही हूँ, डोमिनेंट लीथल टेस्ट। अब एम्स टेस्ट के अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर जो है ना आप एक बैक्टीरिया यूज़ करते हो विच इज़ द सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया को आपने जो है ना एक कल्चर के अंदर ग्रो करवाना होता है, ठीक है। और लेट्स सपोज इस कल्चर के अंदर जो है ना मैं इसको ग्रो करवा रही हूँ। अभी ग्रोथ इसकी कैसे होगी कि इस कल्चर के अंदर जो मैंने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए होंगे ना उसके थ्रू जो है ना इसकी क्या कहते हैं ग्रोथ होगी। अगर जो है मैंने इसके अंदर अपना वो टेस्टिंग ड्रग डाल दिया, अब क्या हुआ कि इसके अंदर अगर तो म्यूटाजेनेसिस होनी हुई, इसके अंदर कोई म्यूटेशन होनी हुई, तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है अब ये फर्दर जो है ना इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ नहीं करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। जब मुझे ये फाइंडिंग मिलेगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो मेरा ड्रग था उसने ज़रूर इसके जीन्स के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन कॉज कर दिया है कि अब जो है वो इन जो मैंने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए थे उनके थ्रू ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मेरा ड्रग है उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो म्यूटेशन कॉज कर दे, ठीक है। जो हमारे पास दूसरा ड्रग होता है दैट इज़ द डोमिनेंट लीथल टेस्ट। इसमें आप क्या करते हो कि आपके पास जो मेल माइस होते हैं बिफोर मेटिंग आप क्या करते हो उनके अंदर ये ड्रग्स इंड्यूस करवाते हो, और आप देखते हो कि जब आफ्टर मेटिंग फीमेल माइस के थ्रू जो इन्फेंट्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ कोई डिफॉर्म्ड फीटसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने ड्रग दिया था उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि उसने मेल के अंदर मौजूद जो जर्म सेल्स थे उनके अंदर म्यूटेशन कॉज कर दी, जिस वजह से आगे होने वाले जो इन्फेंट्स थे वो डिफॉर्म्ड पैदा हुए, ठीक है। सो इन 2 टेस्ट के थ्रू आप जो है ना अंदाज़ा लगा लेते हो कि जो आप ड्रग देने जा रहे हो वो जो है आगे जाके म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं या नहीं कॉज कर सकती, यानी कि जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकती हैं या नहीं कर सकती। उसके बाद आता है हमारे पास कार्सिनोजेनेसिस, जो कि हमारा 3rd स्टेप था। अब इसको भी टेस्ट करने के लिए जो है हम लोग मोस्टली एम्स टेस्ट को ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए ना इसके थ्रू हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया था, हम लोगों ने इसके थ्रू म्यूटेशंस को देखा था ना, और हमें पता है कि म्यूटेशंस और कार्सिनोजेनेसिस ऑलमोस्ट मतलब साइड बाय साइड ही चलते हैं, म्यूटेशंस की वजह से ही कैंसर्स डेवलप होते हैं। सो हम लोग ये वाला टेस्ट करवाते हैं और हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि जो म्यूटेशंस हो रही हैं या फिर जो कार्सिनोजेनेसिस हो रही है वो हमारा ड्रग करवा रहा है या नहीं करवा रहा, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट आपके पास ऐसी चीज़ें मतलब एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं आपकी बुक में, जैसे कोल टार, अफ्लाटॉक्सिन वगैरह, जो कि कार्सिनोजेनेसिस कॉज कर सकते हैं। अब बाकी जो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।